अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई है तो वह है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1945 में की गई। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना उस दौरान की गई जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई लीग ऑफ नेशन की स्थापना के कुछ दशक बाद ही हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी लीग ऑफ नेशन की स्थापना का उद्देश्य यही था कि ऐसे विश्व युद्ध का सामना विश्व को न करना पड़े। परंतु 1939 में पुनः द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, जो प्रथम विश्व युद्ध के 20 साल बाद ही था। जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो लोगों को लगा कि लीग ऑफ नेशन की कुछ असफलताएं रही हैं। उसके बावजूद हमें पुनः एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो राष्ट्रों के मध्य आपसी बातचीत या मध्यस्थता के थ्रू आपसी मुद्दों को हल कर सके, और एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए जो लीग ऑफ नेशंस की कमियों को परे रखते हुए, उन्हें समाप्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय जगत में, विश्व में राष्ट्रों के मध्य शांति स्थापित कर सके और शक्ति संघर्ष को समाप्त या सीमित कर सके। इसी आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। हालांकि आरंभ में इसके उद्देश्य एक धुरी राष्ट्रों के संगठन के रूप में थे, परंतु कालांतर में इसका महत्व ध्यान में रखते हुए इसे एक स्थायी संगठन के रूप में स्थापित करने के प्रयत्न किए गए, और उसी की परिणति 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के रूप में हुई। 1939 में विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। जर्मनी ने और इटली ने, जापान ने साम्राज्यवादिता को ध्यान में रखते हुए अपने राष्ट्र का विस्तार शुरू किया। अनेक जगह युद्ध आरंभ हुए, और उसी की परिणति में और उसी को ध्यान में रखते हुए एक सम्मेलन आयोजित किया गया 1 जनवरी 1942 को सैन फ्रांसिस्को। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, यूएसए, सोवियत संघ, चीन और ऐसे अनेक 26 राष्ट्र सम्मिलित हुए, और उसी समय तय किया गया कि धुरी राष्ट्रों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता है, और उसी का परिणाम हुआ कि एक संयुक्त राष्ट्र बना। संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन बना, और इसको ये नाम उस समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। इसके पश्चात 1944 में ये विश्व युद्ध का ही दौर था। वॉशिंगटन के डम्बार्टन हाउस में जो पुनः एक सम्मेलन आयोजित किया गया, और उसमें ये जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, इसी की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए और इसके प्रभाव और महत्व को और उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उसके कुछ विविध इकाइयों की स्थापना की गई, और उनमें से प्रमुख थी, जिसे हम आज भी देखते हैं, महासभा जनरल संघ, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इनके गठन के लिए आम सहमति बन गई। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये उत्पन्न हुई कि जनरल असेंबली और सुरक्षा परिषद, यानी महासभा और सिक्योरिटी काउंसिल कह लीजिए, सुरक्षा परिषद कह लीजिए, उसमें मतदान की प्रणाली क्या है। तो उस समय डम्बार्टन हाउस सम्मेलन में मतदान प्रणाली की सहमति नहीं बनी। सहमति इससे बन गई कि ये प्रमुख संस्थाओं का गठन किया जाएगा, महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल, न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो अब प्रमुख ये था कि अगर कोई निर्णय लेना है, मतदान की आवश्यकता होगी, तो मतदान के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए यात्रा सम्मेलन आयोजित हुआ, और उसमें सहमति बनी कि महासभा में और सिक्योरिटी काउंसिल में मतदान कैसे होगा और उसके आधार पर निर्णय कैसे लिए जाएंगे। तो यात्रा सम्मेलन में ये भी तय किया गया कि कुछ समय बाद एक और सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें चार्टर और उसके नियमों और कानूनों के संदर्भ में निर्णय लिए जाएंगे। यात्रा सम्मेलन के इसी निर्णय के अनुसार
5 मार्च 1945 को सैन फ्रांसिस्को में पुनः एक सम्मेलन हुआ जिसमें अधिकार पत्र और चार्टर पर सहमति हुई। इसी चार्टर में उल्लेखित था, चार्टर के अनुच्छेद 110 में, कि कुछ प्रमुख देशों जिसमें कि यूएसएसआर, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इनकी सहमति से और दूसरे अन्य राष्ट्रों के बहुमत से एक संगठन तैयार किया जाएगा और उनकी सहमति मिलने के बाद उसका अस्तित्व वह संगठन अस्तित्व में आएगा, यानी संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आएगा। अब जो आवश्यक सहमति थी वो 24 अक्टूबर 1945 को मिली और इसी कारण 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया। उसके पश्चात 1946 से संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में। अब ये तो गठन संबंधी प्रक्रिया होगी, किन परिस्थितियों में उसका गठन हुआ। अब सवाल ये है कि उसकी सदस्यता का प्रारूप क्या है। तो सदस्यता विशेषकर दो तरह की है। एक तो जब बातचीत चल रही थी और उस समय जो मेंबर थे उन्होंने साइन किए वो प्रारंभिक सदस्य माने गए। दूसरे वो सदस्य हैं जो उस समय सदस्य नहीं बने थे, वो बाद में सदस्य बन सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी देश सदस्य बन सकता है, उसके लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं, कुछ प्रक्रिया तय की गई है। वो प्रक्रिया ये है कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, स्थायी और अस्थायी मिला के। उन 15 सदस्यों में से 9 की सहमति मिल जाए और उन 9 में से भी जो प्रमुख 5 स्थायी सदस्य की सहमति मिल जाए, उसके पश्चात वो सदस्यता का आवेदन महासभा में जाता है और महासभा 2/3 बहुमत से अगर उसको पास कर देती है तो कोई भी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन सकता है। अब सदस्यता के बाद में सवाल आता है उसके निलंबन। तो उसमें भी प्रोसेस ये है कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जनरल असेंबली यानी महासभा द्वारा किसी भी सदस्य को निलंबित किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 5 और 6 में इसका उल्लेख, चार्टर के अनुच्छेद 5 और 6 में इसका उल्लेख किया गया है। निलंबन के पश्चात पुनः सदस्यता भी प्रदान की जा सकती है और इस संदर्भ में हमें निलंबन के उदाहरण यूगोस्लाविया 1992 में यूगोस्लाविया को इसी पद्धति से निलंबित किया गया था। सदस्यता समाप्ति के बारे में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में उल्लेख नहीं है और इस पर भी चार्टर मौन है कि कोई सदस्य अपनी इच्छा अनुसार छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता। परंतु हमें उदाहरण पाते हैं कि इंडोनेशिया ने 1965 में सदस्यता का प्रत्याहार कर दिया था, यानी विड्रॉ कर दिया था, छोड़ दी थी। परंतु उसके एक साल बाद उसने पुनः सदस्यता ग्रहण करके सदस्यता प्रदान की। इसी प्रकार भारत भी यूएन का प्रारंभिक सदस्य रहा है और जब से बना है तब से उसका सदस्य है। अब इसमें एक बिंदु में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो निलंबन है या सदस्यता है वो केवल यूएनओ की नहीं होती, उसके विभिन्न अंगों की भी हो सकती है। जैसे कि अमेरिका ने कई बार सदस्यता विभिन्न अंगों की छोड़ी है, उसने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ी थी, ब्रिटेन ने भी छोड़ी है और उसके विभिन्न संस्था संगठन की सदस्यता भी छोड़ी है, हालांकि वो यूएनओ के मेंबर बने रहे। अब इसमें यह है कि इसकी सदस्यता के आधार भी नहीं थे और जो स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, उनके पास वीटो का अधिकार भी है, निषेधाधिकार भी है। तो 1945 में जब स्थापना हुई उसके बाद विश्व में दो प्रमुख शक्तियां थी, एक पूंजीवाद का प्रतीक, एक साम्यवाद का प्रतीक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो जब तक दोनों की आपसी सहमति नहीं होती थी सदस्यता मिल पानी मुश्किल थी। तो इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि सदस्यता सैद्धांतिक रूप से तो प्रोसेस ये है कि उसमें कई समस्याएं आती है। तो साम्यवाद और जब पूंजीवाद के मध्य से युद्ध चल रहा था उस समय इस तरह की समस्या आई थी। 1955 में एक उदाहरण है, पैकेज डील के अंतर्गत 4 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के समर्थक राज्यों को दी गई, 4 सोवियत संघ समर्थक राज्यों को दी गई, 8 निरपेक्ष राज्यों को सदस्यता प्रदान की गई। तो कहने का तात्पर्य ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अभी उस वे में शक्तिशाली नहीं हो पाया है कि अपने इच्छा अनुसार या प्रॉपर पद्धति के अनुसार अगर कोई क्राइटेरिया या मानक पूरे करता है तो सदस्यता प्रदान कर दे। उसमें कई राजनीतिक बिंदु भी होते हैं और यही एक कारण ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ उस वे में अपने कार्यों को संपादित नहीं कर पाता है,
क्योंकि उसमें कई राष्ट्रों के मध्य आपसी सहमति नहीं हो पाती। जैसा कि हम देखते हैं कि चीन ने भी कई आतंकियों को जिन्हें भारत लिस्ट में शामिल करना चाहता था उनको शामिल नहीं होने दिया, अर्थात आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी कुछ राष्ट्र आपसी सहमति को तैयार नहीं होते। ये यूएन का एक नेगेटिव पॉइंट है।